नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी राज्यपाल के बारे में। और राज्यपाल के बारे में कौन कौन से आर्टिकल पढ़ चुके हैं? देखो, 152 में तो राज्य की परिभाषा है। 153 में क्या है? राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। 154 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों का उल्लेख मिलता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित उल्लेख मिलता है। और 156 में का कार्यकाल क्या पढ़ते हैं? कार्यकाल पढ़ते हैं। 157 में क्या है? योग्यताएं। क्या है? योग्यताएं हैं। और 158 में क्या है? सेवा शर्तें, बाउंडिंग, सेवा शर्तें। और सेवा शर्तों के बाद में 159 में क्या है विद्यार्थियों? शपथ है, ध्यान रखना। 159 में शपथ। और अनुसूची 3 में इसकी शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है। 159 में क्या है? शपथ है। तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस मिलता है? आर्टिकल 159। अनुसूची 3 में नहीं मिलता। अनुसूची 3 में और किसकी शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है? राष्ट्रपति के नहीं मिलता। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है? ये कंडीशन है, देख लो। 60, 69 और 159 राज्यपाल, वो उपराष्ट्रपति। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला आर्टिकल कौन सा पढ़ा लिखा था हमने? 160। 160 में क्या लिखा है? मतलब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि जब उसकी पोस्ट रिक्त हो जाती है तो उसकी जगह काम कौन करेगा। तो सामान्यतः तो किसी राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। 161 में क्या लिखा है? राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख है। जिस पर राष्ट्रपति को भी क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त होती है, कौन से आर्टिकल के तहत? 72 के तहत प्राप्त होती है। 162 में क्या है? कार्यपालिका का क्षेत्र कहां तक रहेगा, मतलब क्षेत्र के बारे में लिख रखा है। और 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। राज्य का मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। केंद्र के मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस मिलता है? 74 में मिलता है। 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति, इनसे संबंधित प्रावधान किया गया है। और ये क्या, ये प्रावधान सेंटर में किस में मिलता है? 75 में मिलता है। 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। और ये का ये उल्लेख सेंटर में किसके लिए मिलता है? सॉरी, 76 में किस मिलता है? 76 में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख मिलता है। फिर हमने इसके बाद में 166 लिखा था। 166 में क्या है? राज्य के जो भी कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और इसी प्रकार सेंटर में जो आर्टिकल आता है वो 77 आता है। जो बात 77 में लिखी हुई है वो राज्यों में किस में लिखी हुई है? 166 में लिखी हुई है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है, वो किस में लिखा हुआ है? 78 में। और सीएम का कर्तव्य किस में लिखा हुआ है? 167 में लिखा हुआ है। और आपको पता है 168 से क्या स्टार्ट हो जाता है? विधानमंडल शुरू हो जाता है, जो 212 या 213 तक चलेगा। उसी के बीच में एक आर्टिकल और लिखाया था आपको, 171 लिखाया था। कौन सा लिखाया था? 171। 171 में मनोनीत की बात लिखी थी। की बात लिखी थी? मनोनीत। और किस में? विधान परिषद में जो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, वो बात लिखी थी। और साथ ही में उससे लिंक जितने भी मनोनीत करने की जो बातें थी, वो सारी बातें मैंने आपको लिखवा दी थी। लास्ट यही लिखवाया था, 171। चलो आ जाते हैं अब। वन 171 मनोनीत करने की शक्ति वाला काम कंप्लीट हो गया था ना। देखो विद्यार्थियों, संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति इसका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। इसी प्रकार राज्यों में संसद की भांति जो संस्था है उसका नाम क्या है? विधानमंडल। और विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं। निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं, उस सदन को विधान परिषद कहते हैं। और राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होता है। मतलब जो काम संसद का सेंटर में है वही काम राज्यों में किसका है? विधानमंडल का काम है। ठीक है।
आर्टिकल 174 ये कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विधानसभा को भंग करने के संबंध में प्रावधान कर रखा है। ये की यही बातें अगर आप संसद के संदर्भ में देखते हैं, सेंटर के संदर्भ में देखते हैं, तो 85 में लिखी हुई है। इसमें लिखी हुई है। और जैसे ये पावर यहाँ गवर्नर को दिया गया तो वहां पर किसको दिया गया होगा? राष्ट्रपति को दिया गया है। और जो पावर वहां पर लोकसभा को दिया गया है, यहाँ पर किसको दिया जाएगा? विधानसभा को दिया जाएगा ध्यान। क्योंकि सेंटर में जिस प्रकार लोकसभा होती है, राज्यों में क्या होती है? जिस प्रकार सेंटर में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होती है? विधान परिषद। जिस प्रकार सेंटर में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन मोटा मोटा ये दोनों में समानताएं हैं। बाकी अगर पढ़ते हैं तो दोनों का काम अलग अलग अपनी अपनी जगह पर, फिर भी कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं हैं। तो आप आर्टिकल 174 लिखो। अब आपने संसद पढ़ रखी, राष्ट्रपति पढ़ रखा, प्रधानमंत्री पढ़ रखा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको स्टेट पॉलिटी पढ़ने में। देखो इस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल, ये के लाइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। राज्य के विधानमंडल के सत्राहुत कौमा सत्रावसान सत्रावसान और विधानसभा के विघटन ब्रेकिन भंग का उल्लेख मिलता है। देखो इसका मतलब यह है, आर्टिकल 174 राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल को पावर दे रहा है। किसको? राज्यपाल को पावर दे रहा है कि वो सत्रों को बुला सकता है, सत्रों को समाप्त कर सकता है, और विधानसभा को यदि विघटित करने या भंग करने की आवश्यकता पड़े तो राज्यपाल उसको क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। इस बात को लेकर ये सारे पावर, तीन जो है ना, सत्रावसान और विधानसभा को भंग करना, 3 पॉइंट है। ये तीनों शक्तियां किसके पास है? राज्यपाल के पास है। यही अगर हम सेंटर में देखते हैं तो सेंटर में यहाँ विधानमंडल की जगह क्या आ जाता? संसद आ जाता विद्यार्थी। क्या आ जाता? संसद। सत्रावत वहां भी होता है, सत्रावसान वहां भी होता है, और विधानसभा की जगह क्या आ जाता है वहां पर? लोकसभा। क्योंकि आपको पता है राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो वहां पे भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसके कहने पर? लोकसभा की सिफारिश पर। देखिएगा एक वर्ष में सामान्यतया 3 सत्र आयोजित होते हैं। कितने? 3 सत्र आयोजित होते हैं। पहला बजट सत्र, कौन सा विद्यार्थियों? बजट सत्र। दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र आयोजित होते हैं सामान्यतः। अब देखो विद्यार्थियों, और इन बजट के बीच में सामान्यतः अंतराल 4-4 महीने का हो रहा है, और अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 वहां का हो सकता है। एक नोट डाल के लिख सकते हो। 2 सत्रों के मध्य, 2 सत्रों के मध्य अधिकतम समयांतराल 6 माह हो सकता है। कितना? 6 महीने हो सकता है। यानी एक वर्ष में 2 सत्रों का होना अनिवार्य होता है। यानी
एक वर्ष में 2 सत्रों का आयोजित होना अनिवार्य होता है। अब सारी बातें यहाँ लिखाने से कोई औचित्य नहीं, मैंने लिखा दी वहां पर। अब देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप लिखने से पहले। माना कि हम विधानमंडल का बजट सत्र बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं भाई? ये इनके भी बुलाए जाते हैं, संसद में भी यही सिस्टम चलता है। संसद में बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र होता है। और विधानमंडल में भी ये तीनों सत्र बुलाए जाएंगे। कौन कौन से? पहले बजट, फिर मानसून, फिर शीतकालीन। सामान्य 4 महीने गैप में होता है, अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। यानी कि 2 सत्रों का आयोजित होना जरूरी है एक साल में। और सामान्यतः 3 होते हैं। अब बजट सत्र को जब बुलाएंगे तो माना कि ये 2 महीने चलेगा। कितने महीने चलेगा? अधिकतम, मतलब सामान्य बात बता रहा हूँ, वर्ष लिख दिया। कितना चलेगा विद्यार्थी? 2 माह चलेगा। अब 2 माह चलेगा तो इसको बुलाएगा कौन? राज्यपाल। भाई अगर राज्य का विधानमंडल का आपको सत्र आयोजित करवाना है तो बजट सत्र बुलाना है तो बुलाएगा कौन? राज्यपाल। इसको समाप्त भी कौन करेगा? इसको बुलाएगा कौन? समाप्त कौन करेगा? इसको बुलाएगा कौन? राज्यपाल। समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल। तो कोई सा भी सत्र हो, इन सत्रों को बुलाना यानी कि सत्राउत करना। सत्राउत का मतलब क्या? सत्र को बुलाना। तो बुलाता कौन है? राज्यपाल। समाप्त भी कौन करता है? राज्यपाल। किसी भी सत्र की बात हो, जब ये 2 महीने तक फिर अलग अलग दिन इसकी बैठक आयोजित होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, विधान परिषद का सभापति। यहाँ पे होता है अध्यक्ष। यहाँ कौन होता है? अध्यक्ष होता है। यहाँ कौन होता है? सभापति होता है। अपने अपने सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो इनकी अध्यक्षता करेंगे। लिखिएगा, राज्यपाल के द्वारा ही विधानसभा का, राजस्थान विधानसभा है, विधानसभा की जगह आप विधानमंडल भी लिख सकते हो, क्योंकि राजस्थान में पढ़ोगे तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है भाई। राजस्थान में आप विधानसभा मत लिखो, आप विधानमंडल लिखो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। राजस्थान के संदर्भ में आप विधानसभा लिख सकते हैं, पर आपको मैं क्या लिखा रहा हूँ यहाँ पर? विधानमंडल, क्योंकि हेडिंग में भी आपने विधानमंडल ही लिखा है। क्या लिख, वापिस बोलना, सेंटेंस जमा नहीं। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है। सत्र बुलाता है। और सत्र बुलाने का मतलब क्या है? सत्राउत। ब्रैकेट में लिख लो, सत्राउत। तथा सत्र के दौरान, सत्र आयोजन के दौरान जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता, उनकी अध्यक्षता विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष तथा विधान परिषद में सभापति करता है। लिख लिया? अगला, अब देखो, इस बजट सत्र को समाप्त करना पूरे को, तो बजट सत्र को समाप्त करेंगे विद्यार्थियों, तो समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। देखिएगा, राज्यपाल के द्वारा ही सत्र को समाप्त किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा ही सत्र को समाप्त किया जाता है। सत्र को समाप्त किया जाता है, ब्रैकेट में लिख सकते हो सत्रावसान। अब देखो विद्यार्थियों, माना कि विधानमंडल में हम मानसून सत्र लेकर आए हैं। कौन सा? मानसून सत्र। अभी मानसून सत्र को बुलाएगा कौन? राज्यपाल। समाप्त कौन करेगा?
राज्यपाल। अब माना कि ये 1 महीने चल रहा है, कितने महीने? 1 महीने चल रहा है। अब विधानसभा में जब इसकी बैठक आयोजित होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा का स्पीकर, विधानसभा का अध्यक्ष, और विधान परिषद में होगी तब सभापति करेगा। अब माना कि जैसे ही मानसून सत्र आयोजित हुआ, अभी वर्तमान में देखें तो राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी है विद्यार्थियों। और विपक्ष, यहाँ पे सरकार किसकी? बीजेपी की है, और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है। अब कांग्रेस वाले जूली है विपक्ष के नेता, टीकाराम जूली। अब टीकाराम जूली, डोटासरार, जो भी इनके समर्थक है, ये सारे लोग आके हाँ हंगामा कर देते हैं यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में वासुदेव नानी जो अध्यक्ष है वो इसको क्या कर देगा? स्थगित कर देगा। बैठक को क्या कर देगा? स्थगित कर देगा। अब ये स्थगित कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए कर सकता है? 1 घंटे के लिए कर सकता है, आधे घंटे के लिए कर सकता है, एक पूरे दिन के लिए कर सकता है, पूरे सप्ताह के लिए कर सकता है, और अनिश्चित काल के लिए भी कर सकता है। ये सारा पावर किसको दे रखा है? विधानसभा स्पीकर होता है। तो स्थगन करने का पावर किसको होता है? विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को होता है, और विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति को होगा, ध्यान रखना। लेकिन सत्र को समाप्त करने का पावर किसको है? राज्यपाल को। सत्रावसान का मतलब होता है पूरा सत्र समाप्त होना, और स्थगन का मतलब है उस दिन की बैठक समाप्त होना है। लिखिएगा, बैठकों को स्थगित बैठकों को स्थगित संबंधित सदन का संबंधित सदन का सदन बोले तो विधानसभा विधान परिषद, संबंधित सदन का अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति करता है ना। देखिएगा, बैठक के स्थगन करने में या बैठक को स्थगित करने में बैठक को स्थगित करने में केवल बैठक की समाप्ति होती है। बैठक को स्थगन करने में केवल बैठक की समाप्ति होती है, सत्र की समाप्ति नहीं। सत्र की समाप्ति नहीं। लेकिन सत्रावसान में बैठक के साथ साथ पूरा सत्र ही समाप्त हो जाता है ना। सत्रावसान में क्या होता है? बैठक के साथ साथ सत्र समाप्त हो जाता है। बैठक के साथ साथ पूरा सत्र समाप्त हो जाता है। देखो विद्यार्थियों, ये बैठक है ना, इसको कुछ घंटों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ अनिश्चित काल के लिए क्या किया जा सकता है? इसको स्थगित किया जा सकता है। लिखिएगा, बैठक को कुछ घंटे ऑब्लिक दिन ऑब्लिक सप्ताह, वहां भी आ सकता है इसमें, माह के लिए स्थगित किया जा सकता है। अब देखो, देवनानी जी ने कहा कि 2 दिन तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। क्या कहा? यार 2 दिन में शांत हो जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, सदन की कार्रवाई चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी देवनानी को ज्यादा गुस्सा आ जाए बाई चांस, और वो जाके बोल दे कि जाओ तुम, भग जाओ यहाँ से। कब बैठक आयोजित होगी कोई पता नहीं, चल जाओ। मतलब अनिश्चित काल के लिए अगर सदन को स्थगित कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्टैंड आई कहते हैं। नोट, यदि सत्र को, लेकिन बैठक भी लिख सकते हैं आप, सत्र या बैठक को अनिश्चित काल के लिए
अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित कर दिया जाता है तो उसे साइन डाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइन डाई कहा जाता है। आपसे पूछा जाए साइन डाई क्या है? जब भी कोई बैठक आयोजित होती है और उसे निश्चित समय के लिए पोस्टपोन नहीं करके अनिश्चित काल के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साइन डाई कहते हैं विद्यार्थी। तो आपके माइंड में आ गया होगा इस चीज को। सत्राउत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सत्रावसान कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन बैठक को स्थगित कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष, या फिर विधान परिषद में तो विधान परिषद का सभापति करेगा विद्यार्थी। और ये 1 घंटे के लिए भी कर सकता है, 1 दिन के लिए भी कर सकता है, 1 सप्ताह के लिए भी कर सकता है, 1 महीने के लिए भी कर सकता है। और अगर वो बताए नहीं कि कब तक के लिए उसको स्थगित किया है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? साइन डाई कहते हैं। इसके अलावा जब भी हम सत्र बुलाते हैं तो सामान्यतः एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित होते हैं? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इसी क्रम में आयोजित होते हैं ना। और वैसे सामान्यतः 4-4 महीने के गैप में इनका आयोजन कर दिया जाता है। और अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 6 महीना। अब माना कि विद्यार्थियों ये 1 महीने चलता है, कितने? 1 महीने। ये भी लगभग 1 महीने के आसपास चलता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये 2 महीने शुरू हुआ विद्यार्थियों, माना कि 1 मार्च से। कब हुआ? 1 मार्च से शुरू हुआ। पूरा मार्च और अप्रैल 2 महीने चलेगा ही। चलेगा ही नहीं चलेगा? अप्रैल तक चलेगा। तो अप्रैल से लेकर आगामी 6 महीने, तो 6 महीने कब काउंट करते हैं? पहला सत्र का अंतिम दिन, पहला सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। जहां 6 माह लिखा वहां पे आप अपने माइंड में बिठा लेना कि 6 माह का मतलब क्या है। यहाँ पर पहला सत्र जो आयोजित हुआ उसकी अंतिम बैठक और जो अगला सत्र आयोजित हो रहा है उसकी पहली बैठक के बीच में 6 महीने का अंतराल हो सकता है अधिकतम। अब एक पॉइंट और बच गया विद्यार्थी इसमें अपना, विधानसभा को भंग करने वाली बात। तो विधानसभा को भंग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, संबंधित राज्य का जो मंत्री परिषद होता है उसकी सलाह पर या मुख्यमंत्री के कहने पर। देखिएगा, विधानसभा को भंग राज्यपाल करता है। कौन करता है विधानसभा को भंग? भंग की जगह पर आप विघटित भी लिख सकते हो। भंग ब्रैकेट विघटन राज्यपाल करता है। विधानसभा को भंग या विघटित राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? सीएम से सलाह लेगा विद्यार्थी। और सीएम से सलाह लेने का मतलब अर्थात राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर। राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर। तो राज्य के मंत्री परिषद की सलाह बोलो चाहे सीएम की सलाह बोलो, बात एक ही है। क्योंकि राज्य की मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? सीएम होता है। और वो क्या कर सकता है? उसकी सलाह से विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। देख लिया? ये तो यहां पर तो बात आ गई विधानसभा को भंग करने की। अब एक नोट और डाल सकते हैं, तो संसद के सत्राउत और सत्रावसान और लोकसभा को भंग करने की बात का उल्लेख किस मिलता है? 85 में मिलता है। नोट, अनुच्छेद 85 में अनुच्छेद 85 में संसद के सत्राहुत यानी सत्र को बुलाना, सत्राहुत कौमा सत्रावसान और लोकसभा को विघटित करना या विघटन का प्रावधान। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ सेंटर के संदर्भ में 85 आर्टिकल को देखते हैं हम, तो इसका सत्राउत कौन करता है संसद का? वहां राष्ट्रपति करेगा। सत्राउत कौन करेगा?
17 जहाँ लिखा है ना आपने, उसको रेखांकित करके लिखो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और 17 स्थान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और वहां का जो लोकसभा उसको भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, अर्थात केंद्र का जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर। और केंद्र की मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 74 मिलता है विद्यार्थी। अटकलिया करो इनको शॉर्ट में, कहीं ना कहीं रिविजन करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 174 कंप्लीट। अगला लिखो विद्यार्थियों 75। इसमें आप ऐसे लिखो, इस अनुच्छेद में राज्यपाल के संदेश भेजने की शक्ति का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल के संदेश भेजने की शक्ति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 175 में क्या है? राज्यपाल जो सदनों को संदेश भेजता है ना, उसका उल्लेख मिलता है। अब देखो क्या लिखा आपने इसमें? राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार। अब संदेश कहाँ भेजेगा ये? विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब क्या है? विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। और गवर्नर तो इसका अभिन्न अंग होता ही है। तो ये गवर्नर विद्यार्थियों इसको भी संदेश भेज सकता है, इसको भी संदेश भेज सकता है। कब? जब कोई मामला विचाराधीन हो। देखिएगा मैं लिखा देता हूं। जब विधानमंडल में जब विधानमंडल में कोई मामला लंबित कोई मामला क्या हो? लंबित हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राज्यपाल विधानसभा ऑब्लिक विधान परिषद ऑब्लिक दोनों को संदेश भेज सकता है। संदेश भेज सकता है। देख लिया? अब देखो, ऐसा कोई मामला जो विधानमंडल के पास क्या हो? लंबित हो। लंबित की जगह क्या मिल सकता है आपको? पेंडिंग। या इसकी जगह क्या मिल सकता है आपको? विचाराधीन। लंबित बोलो, पेंडिंग बोलो, विचाराधीन बोलो, बात एक। जब कोई मामला विधानमंडल में पेंडिंग हो, अगर विधानसभा में पेंडिंग है तो विधानसभा को भेज सकता है, विधान परिषद के पास हो तो विधान परिषद को वो संदेश भेज सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत विद्यार्थियों? 175। ये का ये पावर राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल देता है? 87। नोट डालिएगा। जबकि राष्ट्रपति को यह अधिकार अनुच्छेद 87 देता है। जबकि राष्ट्रपति को यह अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? 87 देता है। देख लिया? ये हो गया 75। देखो ये सारे आर्टिकल हम वापस पढ़ेंगे कहां पर? जब विधानमंडल पढ़ेंगे ना, तब देखो
विधानमंडल आएगा तो विधानमंडल में आर्टिकल आएगा 168 से लेकर 212 तक। कहाँ तक? या 213 मान लो। 213 में तो वैसे अध्यादेश जारी कर नहीं सकती। तो बताओ ये आर्टिकल बीच में आ रहे कि नहीं आ रहे सारे? 176 भी आ रहा है, 175 भी आ रहा है, आएंगे ना सारे आर्टिकल, लेकिन वहाँ डिटेल से लिखेंगे नहीं। अभी तो मैं केवल वन लाइन, हमारा जो राज्यपाल का क्या रोल है उसमें, राज्यपाल को क्या शक्ति दे रखी है, क्या रिगार्डिंग लिख रहा हूँ। लिखो अनुच्छेद 176। लिखो इस अनुच्छेद में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख मिलता है। देखो विद्यार्थियों, मात्र 6 राज्य ऐसे जिसमें विधान परिषद है। कितने वर्तमान में आज की तारीख में? 6 राज्य ऐसे जिसमें विधान परिषद है। 6 राज्य कौन से हैं? कुंभाटी वाला, ठीक है। इन 6 राज्यों में ही जब अगर ये विशेष अभिभाषण देने की बात होती है तो दोनों को ज्वाइंट रूप से बुलाकर भाषण दिया जाता है। कब भाषण देता है? पहली बात तो ये ऐसा विशेष संबोधन या विशेष अभिभाषण कब देता है? एक तो जब पहला वर्ष का पहला सत्र आयोजित होता हो, वर्ष का पहला सत्र आयोजित होता हो। और वर्ष का पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है विद्यार्थी। 3 टाइप के सत्र होते हैं ना, बजट सत्र, फिर सेकंड होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। मैंने कहा ना क्रम वही है उनका। तो पहला सत्र जब भी बजट सत्र बुलाया जाता है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है पूरा, उन सारी चीजों को सरकार तैयार करके राज्यपाल को देती है। राज्यपाल उसे पढ़ के सुनाता है। मतलब कोई लेटर होता है, पूरी फाइल होती है, उसको वो टेबल पर रख देते हैं और वो पढ़ के सुनाता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं। भाषण और अभिभाषण में अंतर होता है। एक तो तब, इसके अलावा हर 5 साल बाद में विधानसभा के चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? आम चुनाव होते हैं। तो आम चुनाव के बाद में जो पहली बैठक आयोजित होती है, आम चुनाव के बाद पहली बैठक, उस समय ये अपना विशेष अभिभाषण देते। सरकार बन के आती तो वो कहती भाई हम क्या क्या करेंगे आने वाले समय, सारी चीज़ों को पढ़ के ये सुनाता। और मैंने आपको संसद में अच्छी तरह इनके बारे में लिखाया है। चलो लिखो, क्या लिखा आपने लास्ट? आर्टिकल 176 में विद्यार्थियों राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख मिलता है। देखो, राज्यपाल राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में विशेष अभिभाषण देता है। विशेष अभिभाषण देता है। जैसे प्रत्येक आम चुनाव के बाद, 5 साल बाद में चुनाव होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आम चुनाव। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहली बैठक में, प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक में, पहली बैठक बोल दो या प्रथम सत्र बोल दो, बात एक ही। पहली बैठक ब्रैकेट में प्रथम सत्र में, पहली बैठक या प्रथम सत्र में। एक बात तो ये लिखनी, कब देता है विशेष अभिभाषण? आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक या पहला सत्र आयोजित होता है उसमें। दूसरा, प्रति वर्ष आता है बजट सत्र, तो दूसरा लिखो, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में। और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में 2 परिस्थितियों में विशेष अभिभाषण देता है। कब? जब सरकार बन के आई, नई सरकार बन के आई है, नई सरकार का पहला सत्र आयोजित हो रहा है,
तो उस समय एक तो संयुक्त रूप से ये क्या देता है अपना विशेष अभिभाषण देता है, और एक प्रत्येक साल, यानी कि साल में एक बार तो देगा ही देगा, कहने का मतलब। और कब देता है? जब बजट सत्र होता है। पहला सत्र को क्या कहते हैं हम? बजट सत्र। दूसरे सत्र को क्या कहते हैं? मानसून। तीसरे को क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र कहते हैं। समझ गया आप? इसके अलावा विद्यार्थियों ये पावर तो दे रखा है इसको विशेष अभिभाषण का, और विशेष अभिभाषण के दौरान अब जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं है, तो राजस्थान में तो किस में देगा ये भाषण? केवल विधानसभा में देगा विद्यार्थी। और जहां पे विधान परिषद होती है तो दोनों को एक साथ बुला के दे सकता है। अब विशेष अभिभाषण की बात चल रही है यहाँ पे, कौन से आर्टिकल के तहत? 176 के तहत दे सकता है। ओके। ये 6 राज्य कौन से जिसमें विधान परिषद है? कुंबाटी। कुंबाटी का मतलब देखो, मैं वापिस लिखा देता हूँ एक बार, कई बार लिखा दिया मैंने, हजारों बार लिखा दिया होगा ये। कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र। बी का मतलब बिहार है। सी का मतलब क्या है यहाँ पर? ए का मतलब आंध्र प्रदेश है। कोई असम नहीं है, कोई अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। और टी का मतलब तमिलनाडु नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना। तो ये 6 राज्यों का नाम याद रख लो विद्यार्थियों, बाकी की याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इनमें द्वीप, देखो ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्वीप सदनात्मक व्यवस्था है, बाकी किसी भी राज्य में द्वीप सदनात्मक व्यवस्था नहीं है। बाकी में कैसी सदनात्मक व्यवस्था है? एक सदनात्मक व्यवस्था। एक सदन का मतलब वहां केवल विधानसभा विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद केवल इन 6 राज्यों में है। 6 राज्य कुंबाटी। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्वीप सदनात्मक शासन व्यवस्था है, किसमें एक सदनात्मक शासन व्यवस्था? राजस्थान में एक सदनात्मक है, एक द्वीप सदनात्मक है। एक सदन का मतलब यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। एक नोट डाल सकते हो आप। देखो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार देता है। कौन सा? संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन बुलाने का पावर देता है। लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा, जैसे माना कि कोई प्रस्ताव हम लेकर आए विधानसभा में, फिर जाता है विधान परिषद में, फिर जाता है गवर्नर के पास, फिर साइन हो जाते हैं, फिर वो कानून बन जाता है, राज्य सूची का कोई विषय है तो। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहां तो वो लपड़ा ही नहीं, विधानसभा पारित करते किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास जाता है। लेकिन जिनमें है वो तो संविधान में प्रावधान कर ही रखा है, तो उसमें ये कह रखा है कि अगर विधानसभा और विधान परिषद में अगर कोई टकराव हो जाता है, कोई साधारण मामला है, साधारण बिल है, उसको पारित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं होगा। ये अधिकार केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब कोई साधारण मामला हो, साधारण विधेयक हो, तो उसको लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार से कोई मतभेद चल रहा है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और उसकी अध्यक्षता आर्टिकल 118 क्लोज 4 के तहत कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। और उसमें जो उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा वो साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को समान शक्तियां नहीं, समान शक्तियां फिर भी काफी अंतर है, ध्यान रखना। जैसे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को राज्यपाल को पास नहीं है। लिखिएगा नोट डाल के। संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको विद्यार्थियों? राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, राज्यपाल के पास नहीं है। अर्थात राज्य के विधानमंडल, अर्थात राज्य के विधानमंडल में साधारण विधेयक को लेकर, साधारण विधेयक, विधेयक की जगह क्या लिख सकते हैं आप? बिल। साधारण बिल को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में, विधानसभा
और विधान परिषद में मतभेद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, है ना। ये तो बात होगी 176 की। अब देखो 180 क्या कहता है। 180 आर्टिकल ये कहता है कि इस विधानसभा की जब भी बैठक आयोजित होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं। योगियों, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष यदि एब्सेंट है विद्यार्थियों, तो ऐसी स्थिति में काम कौन करेगा इसका? मतलब पीठासीन अधिकारी कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा। होगा कि नहीं होगा? और विद्यार्थी यदि उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है, सामान्यतः विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा का अध्यक्ष करता है, और वो एब्सेंट है तो बात उपाध्यक्ष कर लेता है। लेकिन वो भी अगर एब्सेंट है, ऐसी स्थिति में विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यपाल इसके जो सदस्य हैं, विधानसभा के अन्य सदस्य, इसमें से किसी एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। देखिएगा, उपाध्यक्ष कौन होता है? कोई भी एमएलए, कोई भी एमएलए हो सकता है, यानी विधानसभा का सदस्य, यानी विधायक। इस विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहते हैं। उन्हीं विधायकों में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और बाकी सदस्य होते हैं। सदस्यों की जब भी बैठक होगी तो अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित है तो फिर उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष भी अगर अनुपस्थित है तो इन्हीं सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है, मतलब पीठासीन अधिकारी बना दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है उस दिन की जब भी बैठक आयोजित होती है तो उसका हेड। देखिएगा, और पीठासीन अधिकारी के संदर्भ में दो बातें और आती है। वो सामान्यतः अपने मत का प्रयोग नहीं करता, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग करता है। लेकिन जब उसको हटाने की बात आती है तो उस समय निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन सामान्य मत का प्रयोग कर सकता है। ये लिखा हूँ, टेंशन मत लो। और वैसे मैंने लिखा दी वहां पर, अगर आप ढंग से पढ़ा होगा ना आपने लोकसभा, राज्यसभा या संसद को, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर सारी बातें मैंने वहाँ डिटेल्स लिखाई है आपको, इसलिए मैंने संसद में इतना समय लगाया था। लेकिन जो जिन बच्चों के संसद सिलेबस में नहीं, तो वो पढ़ते ही नहीं संसद को। उनके सिलेबस में जैसे आपकी विधानमंडली है तो आप विधानमंडली पढ़ोगे, संसद क्यों पढ़ोगे आप? कुछ बातें मैं यहाँ पर लिखाऊंगा आपको, पर 100% कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो दोनों टॉपिक पढ़ना जरूरी है। तभी आपका एक पूरी भारत की विधायिका या पूरा भारत का जो विधानमंडल है उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। आपको पता है लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। एक तो विधायिका, पूरा विधानमंडल, केंद्र में भी होता है, राज्यों में भी होता है। एक पूरी कार्यपालिका, केंद्र में भी कार्यपालिका होती है, राज्य में भी कार्यपालिका होती है। एक न्यायपालिका, केंद्र में भी न्यायपालिका, राज्य में भी न्यायपालिका। न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र है, विधायिका और कार्यपालिका से। विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, क्योंकि विधानमंडल ही कानून बनाता है। क्या लिखा आप लोगों ने? बता दिया। अगला आर्टिकल देखो 180 क्या कहता है? जब विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं इसमें विधानसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष। देखिएगा, जब विधानसभा का अध्यक्ष, देखो अनुच्छेद 180 में, जब विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद रिक्त होता है, दोनों का पद रिक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के किसी सदस्य को विधानसभा के किसी सदस्य को विधानसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु विधानसभा के अध्यक्ष
के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त किया जा सकता है। लिख लिया विद्यार्थियों? यह अनुच्छेद 180 में लिखा हुआ है। अब आएगा 192 क्लोज टू। ध्यान रखना 192 क्लोज टू क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। जैसे एमएलए जो होते हैं ना, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य कह सकते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, विधानसभा के सदस्य विधायक। जैसे मैं अजमेर की सुनाता हूँ, अजमेर के एक विधायक के विद्यार्थियों कोई भी ले लो, अनीता बघेल ले लो, ठीक है, अनीता बघेल अजमेर से विधायक, अजमेर दक्षिण से, ठीक है। अब जब इनका चुनाव हुआ तो इनके ऊपर आरोप लगा कि चुनाव में गड़बड़ी करके, क्या करके, चुनाव में गड़बड़ी करके विधानसभा की सदस्य बनी है। क्या बनी है? विधानसभा की सदस्य यानी कि विधायक यानी कि एमएलए बनी है। तो इस पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। लेकिन राज्यपाल निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है। अब आपके माइंड में ये पता होना चाहिए कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, इनके चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। इसी प्रकार राज्यों में भी निर्वाचन आयोग होता है। और ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, राज्य में होते हैं, केंद्र में होते हैं? राज्य में होते हैं। तो इनका चुनाव कौन कराता है? राज्य का चुनाव आयोग या भारत का चुनाव आयोग? भारत का चुनाव आयोग। एमएलए का चुनाव कौन कराता है? विधायकों के जो चुनाव है वो कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। जैसे अभी वर्तमान में अंतम उपचुनाव हो रहे हैं ना, तो उसके भी चुनाव कौन करा रहा है? भारत का निर्वाचन आयोग करा रहा है। राजस्थान का निर्वाचन आयोग का कोई रोल नहीं है उसमें। राजस्थान का निर्वाचन आयोग केवल लोकल बॉडीज के चुनाव करवाता है, जिसमें पंचायती राज आ गया और नगर निकाय आ गया। जैसे पार्षद के जो चुनाव होते हैं वो करवाता है, सरपंचों के चुनाव करवाता है, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव करवाता है, जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव। आपको पता है लोकल बॉडीज को दो भागों में बांट रखा है, एक तो ग्रामीण स्तर पे और एक शहरी स्तर पे। और ग्रामीण स्तर पे होता है वो पंचायती राज होता है। और पंचायत राज के भी तीन स्तर है, एक तो जिला स्तर, एक खंड स्तर और एक ग्राम स्तर, दो होते हैं विद्यार्थी। में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन उससे पहले किससे परमिशन ले, परामर्श करता है? भारत के निर्वाचन आयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। लिखिएगा, विधानसभा का कोई सदस्य इसमें आर्टिकल 192 में, विधानसभा का कोई सदस्य यदि चुनाव में गड़बड़ी, चुनाव में गड़बड़ी करके, पब्लिक भ्रष्टाचार करके, पैसे वैसे खिला देते हैं ना, सब भ्रष्टाचारी तो है। कई बार नेता पैसे बांटते हैं ना, प्रत्येक परिवार को 2-2 हजार रुपये दे देते हैं, किसी को दारू की बोतल दे देते हैं, वो भ्रष्टाचार में आता है। क्या लिखा है? भ्रष्टाचार करके, सेंटेंस जमा नहीं, वापस बोलो, करके चुनाव जीता हो तो उसे राज्यपाल के द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अयोग्य। अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
तो चुनाव में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के आरोप अगर किसी के ऊपर लगते हैं और उसको अयोग्य घोषित करने का पावर किसके पास है विद्यार्थियों? राज्य के राज्यपाल के पास। राज्यपाल उसको क्या कर सकता है? अयोग्य घोषित कर सकता है। लेकिन अयोग्य घोषित करने से पहले भारत के जो इलेक्शन कमीशन है उससे परामर्श लेगा। नोट, राज्यपाल किसी सदस्य को, राज्यपाल किसी एमएलए को एमएलए बोलो चाहे विधायक बोलो चाहे विधानसभा का सदस्य बोलो, बात एक ही है ना। राज्यपाल एमएलए को अयोग्य घोषित करने से पहले भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श लेगा। और ये परामर्श लेना अनिवार्य है, मतलब ये मान लो आप, परामर्श लेगा, उसके बाद ही अयोग्य घोषित करेगा। उसके बाद ही क्या करेगा? अयोग्य घोषित करेगा। राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और लोकसभा क्या होती है यहाँ पर? लोकसभा। आपको पता है जितने भी देखो, लोकसभा के अगर सदस्य चुनाव में गड़बड़ी करते हैं, किसमें गड़बड़ी करते हैं? चुनाव में गड़बड़ी करते हैं या भ्रष्टाचार, यानी कि इसमें बनते हैं वो एमपी। यहाँ के सदस्य क्या कहलाते हैं? एमपी कहलाते हैं। और इनके जो सदस्य हैं ये दोनों वाले, ये क्या कहलाते हैं? एमएलए कहलाते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी एमएलए कहलाएंगे और विधानसभा के भी क्या कहलाएंगे? एमएलए कहलाएंगे। अगर ये एमपी चुनाव में गड़बड़ करके भ्रष्टाचार करके चुनाव जीत लिया, अगर लोकसभा का सदस्य बन गया, यानी कि संसद का सदस्य बन गया, यानी कि सांसद बन गया, तो इसे अयोग्य कौन ठहराएगा? राष्ट्रपति ठहराएगा। यहाँ पे कौन ठहराएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अयोग्य ठहराने से पहले किससे परमिशन मतलब परामर्श करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा विद्यार्थियों। यही अगर ये विधानसभा का सदस्य, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा ही, इसलिए मैं ज्यादातर विधानसभा ही लिखा रहा हूँ आपको, तो विधानसभा का अगर सदस्य यानी कोई एमएलए अगर चुनाव में गड़बड़ी करता है तो इसे अयोग्य घोषित कौन करेगा? राजस्थान का राज्यपाल करेगा। और राजस्थान का राज्यपाल उसे अयोग्य घोषित करने से पहले किससे परामर्श करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा। ये बात आ गई होगी समझ में आपके? ओके। आपने एक अनुसूची पढ़ी होगी, अनुसूची 10, उसमें दल बदल की बात आती। किसकी बात आती? दल बदल की। तो अगर किसी सांसद को, किसी एमपी को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की अगर बात आती है तो विद्यार्थियों अयोग्य घोषित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन घोषित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर राज्यों में अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की बात आती है, राज्यों में तो कौन होता है? एमएलए होते हैं। तो एमएलए को कौन करेगा विद्यार्थियों? विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। नोट, विधानसभा के सदस्य ब्रैकेट में एमएलए, विधानसभा के सदस्य ब्रैकेट में एमएलए को दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर विधानसभा का अध्यक्ष ब्रैकेट में स्पीकर अयोग्य घोषित करता है, अयोग्य घोषित करता है, राज्यपाल नहीं। अयोग्य घोषित करता है, राज्यपाल नहीं। ध्यान रखना विद्यार्थी, राज्यपाल तो एमएलए को किस आधार पर अयोग्य घोषित करता है? चुनाव में गड़बड़ी की है उसने या कोई करप्शन फैलाया है, तो इस आधार पर तो राज्यपाल उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। मतलब एमएलए की सीट खतरे में कब जाती? अगर चुनाव में गड़बड़ी करके भ्रष्टाचार करके उसने उसके ऊपर आरोप लगे हैं और वो सिद्ध हो जाते हैं तो उस आधार पर राज्यपाल उसको हटा सकता है। लेकिन अगर वो दल बदल के आधार पर के आरोप उसके ऊपर लगते हैं तो वो हटाने का पावर किसको? फिर विधानसभा के अध्यक्ष को। यही अगर सेंटर में देखें हम तो कोई सांसद
या कोई संसद के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा के स्पीकर को। देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष भी एमपी को, लोकसभा का अध्यक्ष भी किसी एमपी को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकता है। अयोग्य घोषित कर सकता है। एक नोट और डाल लो। अगर कोई एमपी चुनाव में गड़बड़ी करके भ्रष्टाचार करके अगर एमपी बनता है तो उसको अयोग्य घोषित कौन करेगा? राष्ट्रपति, ईसीआई के परामर्श के बाद। देखिएगा, यदि कोई एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का सदस्य, यदि कोई एमपी चुनाव में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार करता है तो उसे ईसीआई से परामर्श लेकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई से परामर्श लेके राष्ट्रपति अयोग्य घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है विद्यार्थियों? अयोग्य घोषित कर सकता है। लिख लिया? देखिएगा विद्यार्थियों, यहां पे एक दल बदल वाली बात आई है। कौन सी आई है? दल बदल। तो दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 10 है, और अनुसूची 10 मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया था। और बाद में कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, और इसके तहत जोड़ा गया। लिखिएगा, दल बदल का संबंध, नोट डालो नोट, दल बदल का संबंध अनुसूची 10 से है, अनुसूची 10 से है, शेड्यूल 10। दल बदल का संबंध अनुसूची 10 से है। लिख लिया? अनुसूची 10 को रेखांकित करो। देखिएगा, क्या ये 10वीं अनुसूची हमारे मूल संविधान में थी? देखिएगा, यह अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान बोले तो जब हमारा संविधान बना, कब बना था? 26 नवंबर 1949, तो उस समय प्रावधान नहीं था। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उस समय भी इसका उल्लेख नहीं था। इसे हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया 52वां, कौन सा नंबर का? 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। लिखो, इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985, इस अनुसूची को, कौन सी अनुसूची को? अनुसूची 10 को। इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, 1985 के तहत जोड़ा गया था, के तहत जोड़ा गया था। समझ गए? वर्तमान में कितनी शेड्यूल है हमारे, कितनी अनुसूची है? 12 है। हाँ, आयुष, 12वीं अनुसूची कौन सी, किससे संबंधित है, क्या नाम है उसका? बड़ी नहीं। हाँ तो बताओ, आप बताओ, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बताओ, कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता? नगर निकाय से, नगर पालिका से।
73वां और 74 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उनके तहत जोड़े गए थे ना 1992 में। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, इससे पंचायती राज से। और 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत तो 11वीं जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं जोड़ी गई थी। 11वीं और 12वीं 73 और 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। और 10वीं दल बदल से कब जोड़ी गई थी? और 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1900 के तहत जोड़ी गई। तो इस प्रकार 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। मूल रूप से कितनी थी? 8। अब वर्तमान में कितनी हो जाती? 12 हो जाती। चलो अनुसूचियां भूल गया। ठीक है विद्यार्थी, तो आज के लिए तो अभी तक इसमें इतना ही पढ़ेंगे। क्लास को यहीं विराम देते हैं।